नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रचना प्रबोध नामक जो कक्षा 9 से 12 की जो पुस्तक है रचना प्रबोध, उसका अध्ययन हम कर रहे थे। और के अंतर्गत अभी तक हमने 9 अध्यायों को कंप्लीट कर लिया है। अगर वो अध्याय आपने नहीं पढ़े हैं तो उनको प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 10। उपसर्ग और प्रत्यय। दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हमारे प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। रीट हो, चाहे एसएससी हो, एस एसआई हो, राजस्थान पुलिस एसआई में भी पूछे जाते हैं। जिस एग्जाम में हिंदी सिलेबस के रूप में जुड़ा हुआ है उनमें प्रत्यय और उपसर्ग का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रत्यय और उपसर्ग। और विशेष तौर पर जो कक्षा 9 से 12 की जो पुस्तक है रचना प्रबोध, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी ऑथेंटिक पुस्तक है इससे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि भाषा प्रयोग में कुछ ऐसे मूल वर्ण या वर्ण समूह होते हैं जिनका अर्थ की दृष्टि से और विभाजन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से किसी प्रकार का इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के मूल शब्द भाषा की अविभाज्य इकाई होते हैं। ये किसी शब्द से पहले जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं, यानी कि किसी भी शब्द के साथ में जुड़कर ये अपने उस शब्द का जो नए अर्थ क्या है बना लेते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते, इसलिए इन्हें उपसर्ग कहा जाता है। तो दोस्तों, इनको जो स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता, किसी शब्द के आगे जुड़कर ये उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, तो स्वतंत्र नहीं होने के कारण इनको उपसर्ग कहा जाता है। तो उसके बाद देखें, उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग जो शब्द है वो और सर्ग से मिलकर बना है। तो ये शब्द जिसमें सर्ग का अर्थ होता है जोड़ना या निर्माण करना। जैसे उदाहरण देखें, यहाँ पे उप प्लस आहार से उपहार बना है, तो यहाँ पे उप उपसर्ग है इसके अंतर्गत। ठीक है, ये हार के साथ में जुड़कर उपहार बन जाता है। आगे हम देखें, हम यहाँ पर उपसर्ग के भेद कितने हैं। तो हिंदी भाषा में मुख्य रूप से उपसर्ग के 3 प्रकार प्रचलित हैं। तो कौन कौन से हैं? तो संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं, उर्दू और विदेशी भाषा के उपसर्ग। तो सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो संस्कृत के जितने भी उपसर्ग हो वो तत्सम शब्दों के रूप में प्रयुक्त होते हैं हिंदी भाषा में, जैसे कि अति, अधि, अनु, अप आदि। तो चलिए उदाहरण देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो उपसर्ग है हमारे पास में अति, जिसका अर्थ होता है ऊपर, अधिक या परे। उदाहरण देखें तो अति प्रिय, अतिरिक्त, अत्यधिक, अतीन्द्रिय, अतिसार आदि जो उदाहरण है वो अति उपसर्ग से मिलकर बने हुए हैं। इसी प्रकार अधि उपसर्ग की बात करें तो अधि का अर्थ होता है अंतर्गत या प्रधान। तो अधि उपसर्ग से मिलकर बनने वाले शब्दों में अधिकार, अधिशेष, अधिकरण, अधिष्ठाता, तो इस प्रकार से शब्दों का निर्माण किया जाता है अधि उपसर्ग के साथ। अनु उपसर्ग के साथ देखें तो सादृश्य या पीछे इसका अर्थ होता है, और अनुकरण, अनुसंधान, अनुयायी, अनुग्रह और अनु जिसके उदाहरण है, जिससे अनु उपसर्ग लगकर ये शब्द बनते हैं। आगे देखें यहाँ पर अप। तो अप का अर्थ होता है निरादर या दीनता। और इस शब्द से मिलकर बनने वाले शब्दों में अपमान, अपयश, अपव्यय, अपकीर्ति। अपि का अर्थ देखें तो निश्चय या भी होता है। तो उदाहरण देखें यहाँ पे अपितु, अभिधान, अपिहित। ठीक है, ये उदाहरण है अपि उपसर्ग के। अभि उपसर्ग का अर्थ देखें तो अभि का होता है सामने या पास में होता है। अभिमान, अभिवादन, अभिषेक, अभिमुख, अभियान। तो ये अभि उपसर्ग के साथ मिलकर अभि जो शब्दों का निर्माण हुआ है, तो अभि उपसर्ग इसमें। इसके बाद आगे और उदाहरण देखिए हम यहाँ पर। तो अव उपसर्ग है। ठीक है, अव उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है अनादर या हीनता। उदाहरण देखें तो अव उपसर्ग से बनने वाले शब्द तो अवगुण, अवहेलना, अवनति, अवसाद, अवगाहन। आ की बात करें, आ उपसर्ग का अर्थ होता है पूर्ण या विपरीत या सीमा। तो आ उपसर्ग से बनने वाले शब्दों में आदेश, आहार, आगमन, आजना, आगमन और आभार होता है। उद उपसर्ग की बात करें तो उद का अर्थ होता है उच्चता, ऊपर, श्रेष्ठ। इसके उदाहरण देखें तो उद्धार। ठीक है, उत्सर्ग, उत्साह, उद्वार, उत्थान, उत्तम। तो इन सभी में उद उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखें उप उपसर्ग। उपसर्ग में समीपता, सहायता या गौण अर्थ होता है। तो उपहार, उपवास, उपदेश। तो ये उप उपसर्ग से बने हैं। दुस या दुर, जिसका अर्थ होता है निंदा, कठिनाई या बुरा। तो दुर्गुण, दुराचार,
दुस्साहस, दुर्जन, दुष्कर्म, दुष्चरित्र। तो इन सब में दुर या दुस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखें नी, तो नी का अर्थ होता है निषेध या अधिकता, ठीक है, निवारण, निषेध या निलय। निर या निषेध रहित या बिना। तो इसका उदाहरण देखें तो निर्बल, निरपराध, निर्भय, निश्चल, निष्काम, निस्तेज। प्रय उपसर्ग की बात करें तो प्रय उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक, आगे, ऊपर। तो प्रय उपसर्ग के बाद में प्रहार, प्रबल, प्रयोग। तो प्रय उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। प्रति उपसर्ग की बात करें तो समानता, प्रत्येक, प्रतिवर्ष, प्रतिवाद, प्रतिध्वनि। परा उपसर्ग की बात करें तो इसका अर्थ होता है विपरीत या उल्टा या पीछे होना। इसका अर्थ देखें, हम या उदाहरण देखें तो पराजय, पराधीन, पराकाष्ठा। उसके बाद देखिए परि उपसर्ग की बात देखें तो परि का अर्थ होता है चारों ओर, परिवर्तन, परिक्रमा, पर्यावरण। तो इन सभी में परि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। बाकी और उदाहरण देखिए हम यहाँ पर, तो सम उपसर्ग है। सम का अर्थ होता है पूर्णता या सुंदर। इसका उदाहरण है संयोग, सम्मान, संसार। तो इन सभी में सम का प्रयोग हुआ है। सु उपसर्ग की बात करें तो सु का अर्थ होता है शुभ, अच्छा या सहज। तो इसका उदाहरण देखें तो सुयोग, सुलभ, सुगम। वी उपसर्ग की बात करें तो विशेष, अभाव। तो इसका उदाहरण देखें तो विदेश, विहीन, विभाग। स्व उपसर्ग की बात करें तो स्व उपसर्ग के अंतर्गत अर्थ होता है अपना या निजी। तो स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ शब्द स्व उपसर्ग के साथ में लगकर बनते हैं। तो संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद उपसर्ग ही है, जबकि हिंदी में उत उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। संस्कृत में उद का प्रयोग किया गया तो हिंदी में उत का भी प्रयोग किया गया, यानी कि उद और उत दोनों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया गया है। उसके बाद हम आगे देखें यहाँ पर, तो हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग के अंतर्गत देखें तो यहाँ पर हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके, ठीक है, यानी कि तद्भव, यानी कि संस्कृत के जो शब्द हैं उनमें परिवर्तन करके उनको हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, तो वो तद्भव कहलाते हैं। तो इस प्रकार के प्रयोग शब्दों का निर्माण किया गया। जैसे कि उपसर्ग है ए, तो इसका अर्थ होता है नहीं, ठीक है, ए का अर्थ होता है नहीं। तो उदाहरण देखें तो एकाज, अचेत, अटल, ठीक है। उपसर्ग का देखें तो ऊंचा, उछालना, उतारना, उजड़ना आदि उदाहरण है उपसर्ग के। उपसर्ग की बात करें तो बुरा या नीचे, अवगुण, अवघट, अवसर। तो इस प्रकार से उपसर्ग भी प्रयोग में जाता है। अन की बात करें तो बिना, अन का अर्थ होता है बिना। तो अनपढ़, अनदेखा, अनमोल आदि। अध उपसर्ग का अर्थ होता है आधा। तो अधमरा, अधखिला, अधपका आदि। अध्यय का अर्थ होता है नीचे, अध्यय, ठीक है। यहाँ पे अध और अध्यय दो है। तो अध्यय का अर्थ होता है नीचे। अधोगति, अधोमुख, अधोगत। उनकी बात करें तो उनका अर्थ होता है एकम। तो 59, 49, 79, ठीक है। तो इस प्रकार से उनका अर्थ होता है एकम। क या कु का अर्थ होता है बुरा या कठिन। तो कपूत, कुढंग, कुचाल। तो इस प्रकार से कुपसर्ग का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए और उदाहरण देखें यहाँ पर हम, तो नी का अर्थ होता है विपरीत, निडर, निशान, निपट। स या सु का अर्थ होता है अच्छा, सपूत, सजल, सजीव, सुयश, सुकांत आदि स या सु उपसर्ग के साथ में बनते हैं। भर का उपसर्ग की बात करें तो भर का मतलब भरा हुआ या पूरा। तो भरपूर, भरसक, भरमार। चौ की बात करें तो चौ का अर्थ होता है चार, चौमासा, चौराहा, चौखट आदि उपसर्ग हैं जो हिंदी में प्रयोग किया जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू लगातार रख सकें। चलिए दोस्तों, अगला आगे देखते हैं हम यहाँ पर। और उदाहरण है हमारे पास में हिंदी से आए हुए। तो यहाँ पर ती उपसर्ग है। तो ती का अर्थ होता है तीन, तिरंगा, तिपाही, तिमाही। दो उपसर्ग है तो दो का अर्थ होता है दो, दुनाली, दुरंगा, दुमुहा। पर उपसर्ग की बात करते हैं, पर का अर्थ होता है दूसरा, परहित, परम सुख, परकाज। तो ये पर उपसर्ग के। बिन का अर्थ होता है निषेध या अभाव, बिन देखा, बिन खाया, बिन ब्याहा। चिर, चिर का अर्थ होता है सदैव, चिरकाल, चिरंजीवी, चिर परिचित आदि उदाहरण है वो चीर उपसर्ग के साथ में। बहु,
उपसर्ग की बात करें तो ज़्यादा या अधिक, तो बहुमूल्य, बहुमत, बहुवचन आदि। सह उपसर्ग का अर्थ होता है साथ, ठीक है। साथ का देखें तो सहचर, सहगामी, सहयोग। स्व की बात करें तो अपना, स्व का अर्थ होता है अपना, स्वदेश, स्वराज, स्वभाव। तो इस प्रकार से हिंदी के उपसर्ग हो गए। अब बात करते हैं उर्दू के उपसर्गों की। तो उर्दू के उपसर्ग के अंतर्गत भारत में बहुत से समय तक, ठीक है, उर्दू और अन्य जो विदेशी भाषाएं हैं वो प्रचलित में रही हैं। हिंदी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयुक्त होने लगे। लगातार इन भाषाओं का प्रयोग होने से अब हिंदी भाषा में तो विदेशी भाषाओं के जो उपसर्ग हैं वो प्रयोग में लिए जाने लगे। तो देखते हैं कौन कौन से उपसर्ग हैं। तो यहाँ पे उपसर्ग देखें तो अल उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है निश्चित, अलविदा, अलबेला, अलमस्त। ना उपसर्ग की बात करें तो रहित, नालायक, नापसंद और नापाक होता है। एन, एन उपसर्ग की बात करें तो एन का अर्थ होता है ठीक, तो एन वक्त, एन इनायत, एन मौका। ला उपसर्ग की बात करें तो बिना, ला का अर्थ होता है बिना, लाचार, लाजवाब, लापता। बद की बात करें तो बद का अर्थ होता है रहित या बुरा, बदनाम, बदजात, बदतमीज। बा की बात करें तो बा का अर्थ होता है अनुसार या साथ, बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत आदि शब्द मिलकर बा उपसर्ग के साथ बनते हैं। तो गैर की बात करें, गैर का अर्थ होता है रहित या भिन्न, तो गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, ठीक है। आगे और उदाहरण देखिए हम यहाँ पर। तो खुश, खुश का अर्थ होता है अच्छा, खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुशखबरी। कम उपसर्ग की बात करें तो थोड़ा, कम का अर्थ होता है थोड़ा, कमजोर, कम सीन, कम अकल। हम की बात करें तो हम का अर्थ होता है साथ, हमदम, हम सफ़र, हम राह। बिला की बात करें तो बिना, बिला वजह, बिला शक, बिला कसूर। तो ये शब्द उर्दू के जो उपसर्ग हैं इनसे अनेक शब्दों का निर्माण हो रहा है। उसके बाद बे उपसर्ग की बात करें तो बे उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव, बेचारा, बेहद, बेचैन। दर उपसर्ग की बात करें तो दर का अर्थ होता है में, दरअसल, दरकार, दरवेश, ठीक है। हर उपसर्ग की बात करें तो हर का अर्थ होता है प्रत्येक, हर घड़ी, हर वर्ष, हर रोज आदि शब्दों हैं जो हर उपसर्ग से बनाए जाते हैं। बै उपसर्ग की बात करें तो बै का अर्थ होता है साथ या पर, बददस्तूर, बदतौर, बशर्त। सर की बात करें तो मुख्य या प्रधान होता है, तो सरकार, सरदार, सरताज। आगे हम बात करें और उदाहरण यहाँ पर देखें तो नेक, नेक का अर्थ होता है भला, नेक दिल, नेक नियत, नेक नाम। उसके बाद हम बात करें हेड, तो हेड का अर्थ होता है प्रमुख, तो हेड मास्टर, हेड बॉय, हेड गर्ल। सब का अर्थ देखें तो उप, ठीक है, सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन, सब कमेटी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये उर्दू के शब्द हैं जिससे अनेक शब्दों का निर्माण यहाँ पर हुआ है। तो आगे हम यहाँ पर देखें तो और उदाहरण में हाफ, हाफ का अर्थ होता है आधा, हाफ पेंट, हाफ टिकट, हाफ शर्ट, ठीक है। जनरल, जनरल का अर्थ होता है प्रधान, तो जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी आदि। तो उपसर्ग और प्रत्यय में समानता क्या है, तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दों के अंश होते हैं, पूर्ण शब्द नहीं होते। इनका अकेले प्रयोग नहीं किया जाता है, दोनों के प्रयोग से ही अर्थ में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। एक शब्द में दोनों के साथ भी जोड़ा जा सकता है। जैसे उदाहरण देखें तो अभी, ठीक है, अभी उपसर्ग है, मूल शब्द क्या है मान, और प्रत्यय क्या लग गया ई, तो अभिमानी हो जाता है। इसी प्रकार से अ उपसर्ग के साथ ज्ञान शब्द में ई उपसर्ग जोड़ने से अज्ञानी हो जाता है। स्व उपसर्ग तंत्र शब्द में जोड़ने से ता प्रत्यय जोड़ने पर स्वतंत्रता हो जाता है। तो इस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय को एक शब्द में एक साथ भी जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही उपसर्ग हमने आज पढ़ा है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। अगले वीडियो हम पढ़ने वाले हैं